विश्राम सावधान, विश्राम सावधान। साथियों, जो हम नई परिपाटी आज शुरू करने जा रहे हैं, हम मंदिर समिति ने यह तय किया है कि आज हम सीनियर मोस्ट कैंडिडेट प्यूपिल हमारे बड़े भाई उनको एक मौका देने जा रहे हैं कि वो झंडे को फहराए। और ये परिपाटी हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हमारे समाज में भाईचारा कायम हो, एकता कायम हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रीत कायम हो। तो हम सभी ने संत कुमार जी से आज्ञा लेकर हम 506 ने मीटिंग फाउंडर मेंबर जो कि अभी हमारे बीच में अकेले रह गए, लेकिन उनके साथ साथ बहुत से साथियों का सहयोग रहा है, वे सभी धन्यवाद के पात्र है। हमारे लिए परम आदरणीय है जो इस टाइम उपस्थित है, जो नहीं है वो भी। तो आज ये झंडा फहराने का कार्य श्री सतपाल सिंह, गांव पलड़ा, फाउंडर मेंबर और रविदास मंदिर से हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि झंडा फहराएं आकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सद्गुरु रविदास महाराज की। साथियों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रथम स्मरणीय संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए तथा आज की सभा के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, जो बहुत ही हमारे मंदिर समिति के लिए भी, मंदिर के लिए भी पूर्ण रूप से न्यौछावर रहे और आज इस मुकाम पर पहुंचा सभी समाज के सहयोग से। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय दिया और मुबारकबाद देता हूं गणतंत्र दिवस की कि आप गणतंत्र दिवस यानी कि हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसकी कदर करनी चाहिए हमें सभी को, क्योंकि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने भी अपने पदों में, अपनी वाणियों में उस पर जोर दिया कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। क्योंकि ये एक जाति से और एक वर्ण से कोई इसका कोई लेन देन नहीं है। ये जो है ना, जो भी ओछे कर्म कर रहे हैं, आज देख लो, जो भी जिसको जो है ना मठों में बैठे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसलिए उसको बाबा साहब ने संविधान में इसको जो है ना लागू किया और अपनी जो रविदास जी की मूल भावना है वो उसमें समाहित किया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना ये देश और स्वतंत्रता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर हम जाति में और धर्म में बटे रहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें जो है ना, जो भी हम अपनी कैटेगरी की बात करते हैं कि हमें सभी को
मिल करके संगठित रह करके अपने बच्चों को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अच्छी ग्रहण करें, अच्छा उनको संस्कार दें, तभी हमारे समाज की तरक्की होगी। और मैं पुनः जो है ना सभी को स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की जो है ना शुभकामनाएं, सभी को गुरु महाराज के उसमें, क्योंकि मंदिर परिसर में ये पहले से ही प्रोग्राम होता रहा है और इस कड़ी को आगे हम भी बढ़ा रहे हैं, तो सभी को जो है ना मुबारक हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भीम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आप सभी शांति बनाए रखेंगे। आपको संत गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के संविधान के रचयिता, दलितों के मुक्तिदाता और नारी के मुक्तिदाता B.R. अम्बेडकर को अपना नमस्कार, सत्साहिब और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज रविदास मंदिर परिसर में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता करते हुए सतपाल महाराज जी, जो महाराज जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में सबसे बड़े हैं और महाराज का दर्जा समाज में बड़ा होता है, इसीलिए मैं साथ साथ ये व्याख्या इसलिए की है कि कोई लोग अचंभा मान रहे होंगे। भाई मंदिर को समर्पित भाव से काम किया और समर्पित भाव से काम करने के बाद उनका एक पदवी भी बनती है जो समाज ने उन्हें देने का काम किया। आज झंडा जो आरोहण किया गया, इसको फहराया गया, तो उनका एक विशेष योगदान है समाज में, इसलिए दिया था। और मंदिर समिति के प्रधान जी, दूसरी बात एक अहम है कि आस्था के कैंडिडेट हमारे छोटे भाई अरविंद कटकवाल जी भी मंच पर मौजूद हैं। देखिए, आज हम जिस भी कार्यक्रम को या जिस तरह भी जहां भी हैं, वो केवल और केवल संविधान की वजह से है। देश का संविधान हमें गणतंत्र 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाने का अवसर देता है। गणतंत्र का अर्थ होता है गणों का यानी पब्लिक का, और तंत्र का मतलब होता है शासन। जो ये गणतंत्र नाम आया है इसलिए आया कि ये गणों का शासन है। हम सब मानव जो भारत के निवासी हैं वो उनका तंत्र है। और ये तंत्र भी क्यों बना? देखिए, भारत के संविधान के रचयिता और उस समय के जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चाहते थे, वो राजतंत्र ही चाहते थे। ये ऐसा उन्होंने कहा भी है। जब पूछा गया, अभी कोई साथी हमारे बोल रहे थे, देखिए मैं इसको बिल्कुल आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये कहते हैं कि भारत पहले आजाद हुआ नहीं, पहले भारत का संविधान बना। अगर कोई बात इस पर डिबेट भी करना चाहता तो हो सकती है। जब अंग्रेज भारत को आजाद करना चाहते थे तो उन्होंने केवल एक कंडीशन रखी थी कि भारत को हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन तुम भारत को चलाओगे कैसे। तो जब ये बात आई तो यहाँ के तथाकथित मनुवादी लोगों ने अपनी मनुस्मृति को पेश किया कि हमारे पास युगों युगों से पहले से ही भारत का संविधान है जिससे भारत चलता आया है। अंग्रेजों ने उस बात को नहीं माना, कहा नहीं, इसके अंदर तो बहुत बड़ा पक्षपात है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत सारे साथी कहते हैं ये भारत के लोग जो उस समय के थे वो बाबा साहब से संविधान लिखवाना नहीं चाहते थे। वो पहले जिसने अमेरिका का
हाँ, 1917 में जब अमेरिका का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उनका इतिहास लिखा गया था, जो ये संविधान है उसके पास गए थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का विशेषज्ञ जब आपके पास है तो तुम हमारे पास क्यों आए हो। साथियों, क्यों मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम बड़ी आसानी से किसी बात को समझने के लिए सुनी सुनाई बात को कहते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ बहुत कुछ निकलता है। आज इस देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सारे संविधान के तहत चल रहे हैं, लेकिन संविधान को अलग करके, चाहे वो कोई भी है, मैं स्पेशल कंपोनेंट के पैसे की भी बात करता हूं। भारत के संविधान में ये सारी चीजें दी गई हैं। भारत का संविधान रिजर्व बैंक से लेकर के जितनी भी परियोजना है, चाहे वो नदी परियोजना है कोई भी, वो सब भारत के संविधान के तहत ही चलती है। और भारत के संविधान में जो आरक्षण प्रावधान है बैकवर्ड का, SC ST का, वो सब भारत के संविधान से है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है इस पर भी गौर करने की बात है। साथियों, भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं और आज 76 सालों में फिर भी ये कहा जा रहा है कि संविधान बचाओ। संविधान बचाने की जो बात आती है, ऐसा क्या देश के अंदर होने जा रहा है कि जो संविधान को खतरा है? ये बात भी हमें सोचने की है। हाँ, खतरा है कि हमारे संविधान के प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बैकडोर से एंट्री हो रही है, किसी भी तरह की एंट्री हो रही है। हमें जो बजट में स्पेशल 6% का स्पेशल कंपोनेंट मिलता है, उसको ये सरकारें खत्म करें। सरकार चाहे कोई सी भी हो, जिस सरकार को आप भी कहोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो कितना पैसा कहां लगा रही है। साथियों, क्योंकि आज राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की गरिमा को बचाने के लिए हमें अपने तन मन और धन को भी न्यौछावर करके भारत के संविधान को बचाना है। और कभी सच्चा गणतंत्र दिवस मनाने का वरण नहीं तो लड्डू खाते हैं, झंडे लगाते हैं और चले जाते हैं, इससे लाभ नहीं होगा। आप एक एक व्यक्ति ये प्रण करें, प्रत्येक व्यक्ति, कि हम आज के बाद संविधान के अनुरूप ही, संविधान की मान्यताओं के अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान हमारा सबसे सच्चा और सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी से हमें सब कुछ मिला है। हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति वो संविधान से ही मजबूत हुई है। चाहे हम कुछ भी कहें, धार्मिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी संविधान की ही आवश्यकता होती है। आज भारत में जो राम मंदिर बना वो संविधान से बना है। कोर्ट के फैसले, सरकार की ताकत नहीं थी कि वो अपनी ताकत लगा करके मंदिर को बना देती। तो संविधान वो ताकत है जो अध्यात्म से भी ऊंचा है और मानव को जीने का रास्ता दिखाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को मेरा पुण्य सब्सक्राइब। प्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी इस गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर नमन करते हुए मंच पर बैठे आज के अध्यक्ष श्री सत्यपाल जी और बाकी सभी साथीगण, साथियों, आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस भारत में लागू हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता होने के बाद
अपने कुछ नियम कायदे डिसिप्लिनरी रूल्स बनाए जाते हैं जिनके अधीन हम सबको चलना होता है। आज पार्लियामेंट में आप लोग लगभग डेली सुन रहे होंगे कि संविधान को लेकर के काफी जद्दोजहद चल रही है और गणतंत्र दिवस जो मैंने बताया कि अपने देश के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, पूरा देश उन संविधान के नियमों के तहत ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम सबके सामने विषम परिस्थितियां हैं। जो भी गरीब तबका है, कमजोर है, उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन सब अत्याचारों को रोकने के लिए आप सबको सजग होने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था, सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मधु मक्खीरा। अर्थात जिस प्रकार से मधुमक्खियों का एक छत्ता होता है और उसमें वो सब मिलकर के कार्य करती हैं, उसी प्रकार से हमें कार्य करना है। आपने बचपन में देखा होगा, अब तो खैर नहीं छेड़ रहे होंगे, मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद लेने की कोशिश की होगी, कभी ढेला मार दिया या कभी नीचे धुआं कर दिया उस छत्ते के नीचे, तो वो सब मिलकर के एक साथ आक्रमण करती थी और जो उनको छेड़ता था वो उसको अपना दुश्मन समझते हुए सबक सिखाने का काम करती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज हमें एक होने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है और हम सबको, मैं तो यही कहूंगा कि हम सब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वंशज हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का खून है। ज्यादा इधर उधर की बातों में न पढ़ते हुए अगर हम सब इतना ही सोच लें कि अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति मिलान करते हुए आगे बढ़ने का काम करें, तो हमारा संगठन मजबूत हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। विचारणीय मुद्दा आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो संविधान प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य हमारे लिए चिन्हित किए गए थे, उनमें संविधान में मेंशन किए गए थे। उनमें सबसे बड़ा अधिकार आपके लिए वोट का अधिकार था और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके अलावा कई अधिकार और नहीं। साथियों, आप अच्छी तरह समझते हैं, अगर आपके पास वोट का अधिकार ना होता, क्योंकि उस वक्त जो चर्चा चल रही थी वो ब्राह्मणवादी लोग, उस समय के ज्ञानी पुरुष कहा जाता था उनको, वो लोग जानते थे अगर वोट का अधिकार इनको मिल गया तो हम लोगों को इनके पास अवश्य पहुंचना पड़ेगा, शूद्र समाज में जरूर पहुंचना पड़ेगा वोट लेने के लिए, क्योंकि वोट के बगैर कोई भी शासन पद्धति कंप्लीट नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता को विशेष अधिकार दिया गया था वोट का। अब समस्या थी कि अगर इन लोगों को वोट का अधिकार दे दिया गया तो हमें इनके घरों पर पहुंचना पड़ेगा, इनसे वोट को मांगना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि संविधान में जो सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया गया था वो वोट का अधिकार था, समानता का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, विचारों को व्यक्ति का अधिकार था। तो साथियों, अपने वोट को बचा के रखो और अपने वोट को बिकने मत दो। कोशिश करो आपका विचार, आपका ज्ञान क्या कह रहा है। और साथियों, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां भी कुछ तरक्की तो हुई थी, वो तरक्की वर्तमान की सरकार ने पिछले कुछ समय से उनको वो हजम नहीं हो पा रही है। उस तरक्की को राह में रुकावट बनते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन किए जा रहे हैं। तो आप अपने वोट की कीमत को पहचानो और वोट का सही सदुपयोग करो, और अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए और अपने देश के लिए करो। क्योंकि देश सर्वप्रथम है, हमेशा याद रखना, देश सर्वप्रथम है। देश के प्रति गद्दारी नहीं होनी चाहिए। हमें देश से प्रेम करना है, हमें देश को प्यार करना है। देश को अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी तो वो करें, क्योंकि हमारा समाज ये शूद्र समाज है, बहुजन समाज जो है, हमेशा देश के प्रति वफादार रहा। और ये सच में जब कहते बड़ा गर्व है कि बहुजन समाज में विशेषकर
रैदासा समाज में कभी कोई देशद्रोही पैदा नहीं हुआ। तो ये आपके लिए गौरव की बात है और इसको बनाए रखना। तो साथियों, आने वाली इस अगली कड़ी में श्री ब्रह्मपाल जी डंगवाल साहब को आमंत्रित करता हूं। कृपया वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें और समय का विशेष ध्यान रखें। प्लीज सर आइए। गुरुदास जी को नमन करते हुए और भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस और इसकी महत्ता संविधान से जुड़ी हुई है, तो दोनों चीज़ों पर मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूँगा। देखिए, गणतंत्र दिवस का मतलब जो मैं समझता हूँ, और बाबा साहब ने भी उसको बोला कि इसका मतलब था रिपब्लिक डे का, कि शासन जो है भारत का वो ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक और फॉर द पब्लिक होना है। तो संविधान की जो मूल आत्मा है वो इसमें निहित है। साथियों, संविधान बनाने के अंदर बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें रखी, 395 धाराएं उसमें बनाई और समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने अच्छी बातें लिखी, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हर तरह के विचार का, हर तरह का उनके लिए चीज़ें रखी। सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के अलावा जो वोट का अधिकार है, संविधान जो हमें देता है वोट का अधिकार, उस समय वोट के अधिकार को यहाँ का समाज देने को तैयार नहीं था। बहुत सीमित संख्या में उसको देना चाहता था और यहाँ के जो तथाकथित यथार्थवादी थे वो चाहते थे कि यहाँ सिर्फ ग्रेजुएट पढ़े हुए ही वोट का अधिकार हो, ग्रेजुएट्स को, या यहाँ के पूंजीपतियों को अधिकार हो, पैसे वालों को अधिकार हो, और गरीब को जो है वोट का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। बहस हुई तो बाबा साहब ने ये बहुत जोर लगा करके, बहुत ताकत लगा करके संविधान में इसका समावेश किया कि नहीं, गरीब को भी वोट का अधिकार उतना ही होना चाहिए, उतना ही होगा जितना एक बड़े आदमी को होगा। तो ये वोट का अधिकार दे करके उन्होंने हमारे जीवन को इस देश के साथ ऐसा जोड़ दिया कि इस अधिकार का अगर हम प्रयोग सही मायने में करें, सही तरीके से करें, तो हमारे में और बड़े आदमी जो धन वाले लोग हैं या पूंजीपति हैं या बहुत ताकतवर हैं, उसमें और हमारे में वोट के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। एक ही वोट उनका है, एक ही वोट हमारा है। तो ये बहुत बड़ी बात, जो अधिकार दिया हमें वोट का, ये बहुत बड़ा काम किया। सरकारों ने, जो भी सरकारें रही, आज भी सरकार जो चल रही है, सब ने कोशिश की कि इस वोट के अधिकार को छिन भिन किया जाए। कैसे? अभी आप देख रहे हैं कि पहले तो जब लिस्ट बनती है वोटर की, तो जब भी बनती है उसमें कुछ न कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश की जाती है। किसी की हेरा फेरी चलती है, किसी की नहीं चलती, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ वोट जो है अपने फेवर की जोड़ी जाए और कुछ वोट जो हमारे फेवर में नहीं है उनको काट दिया जाए। ये सब लोग जानते हैं, सब देखते भी हैं। उसके बाद आज जो एक वोटिंग मशीन आ गई है, इसने तो बिल्कुल आपके वोट को पता ही नहीं कहाँ ले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता, वोट कहीं डालते हैं, पहुंच कहीं जाती है, ऐसा चर्चा में है सब जगह। अब कितना सही है कितना गलत है, ये जानने के लिए
इस बार लोकसभा इलेक्शन के बाद कोशिश हुई कि भाई हम जाने कि हमारा वोट हमने जो डाला है वो कहाँ गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के चुनाव आयोग जो चुनाव के समय सर्वशक्तिमान होता है, उस वक्त सरकार का भी कोई रोल नहीं होता, उसी का सारा रोल होता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होता है। लेकिन यहाँ का चुनाव आयोग हर चीज़ को छुपाने के लिए लगा है और हेरा फेरी साफ दिखाई देती है कि मशीन जो है जो सारे दिन चलती है वो 99% पे फिर भी खुलती है चार्ज पर। कैसे चलता है? जो इलेक्शन के अंदर एजेंट को 17C दिया जाता है फॉर्म, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, वोटिंग ख़त्म होने के बाद उससे जो है मशीनों की मिलान नहीं हो पाती। मशीन कुछ बोलती है, 17C कुछ बोलता है और चुनाव आयोग चुनाव के दिन कुछ संख्या बताता है वोटों की और 2 दिन बाद कुछ और बदल देता है, 10 दिन बाद कुछ और संख्याएं बताता है। तो इस तरह से जो ये चल रहा है लोकतंत्र का एक मजाक है। मुझे नहीं लगता कि वोट हमारा सुरक्षित है। आज इस बात पे बड़ा चर्चा भी है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं है। ऐसी हालत हो गई है तो हमारा गणतंत्र कितना सुरक्षित है, हमारा संविधान कितना सुरक्षित है, हमारा अधिकार, वोट का अधिकार कितना सुरक्षित है, ये आज सोच का विषय है। और हम सबका कर्तव्य है, जब भी हमें इस देश के बारे में सोचना है तो संविधान और लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले सोचना है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। धन्यवाद। इन्हीं साथियों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत श्री गुरुदास महाराज जी के चरणों में नमन। भारत रत्न संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी को जो है मेरे सभी मोहल्ले के सम्मानित आदरणीय बड़े और छोटे बच्चे सभी को जय नमस्कार करता है। और हमारे सम्मानित मंच पे जो है आज की जो अध्यक्षता कर रहे हमारे सतपाल सिंह महाराज जी, जो उपाधि आज हमने सतपाल सिंह महाराज जी की उपाधि की है, इससे हम बड़े प्रसन्न हुए। और हमारे जो गोविंदास मंदिर के जो प्रधान संत कुमार जी और भाई हमारे कटकवाल जी, सभी को नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम आज 76वां गणतंत्र दिवस की समय पे मैं आपके सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो है खुश रहे, प्रसन्न रहे, ये मैं भगवान से, गुरु महाराज से कामना करता हूँ। आज का दिन जो है बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर कानून नियम लागू किए गए थे। आप जानते हो 15 अगस्त में 47 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं मनाएगा, लेकिन उससे जो है काम नहीं चला हमारा। कोई स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने से कोई फायदा नहीं था जब तक जो है देश के अंदर कोई नियम कानून नहीं बनेगा। ऐसे घरों में जो है जब तक हम कानून और नियम नहीं बनाएंगे तो हमारा परिवार भी नहीं चल सकता। तो हमें संविधान की बहुत आवश्यकता थी और संविधान को रचयिता जो हमारी संविधान कमेटी बनाई गई उसमें जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है उसके जो है चेयरमैन बनाया गया सर्वसम्मति से। तो मेरे से पहले पूर्ववक्ताओं ने बताया संविधान की महत्ता के बारे में, मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ। संविधान जो है इसलिए बनाएगा, नियम इसलिए बनाएगा ताकि जो है लोग एक कानून के दायरे में रहकर काम करें, देश का विकास करें, इसीलिए कानून ये संविधान बनाएगा। आप देख रहे होंगे कि संविधान के रूप कितने काम हो रहे हैं देश के अंदर। मैं तो मानता नहीं कि संविधान के रूप में काम हो रहे, सब जो है जो भी
चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई समाज की बात हो, सभी जो है छोटे लोग हैं उनका जो है शोषण हो रहा है। दिन दोहरी जो है कत्लेआम, बलात्कार, उनका का जो है कुछ अच्छी हो गंदी बातें हो रही है। तो ये संविधान के खिलाफ हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है, चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अपने परिवार को सही रखो। जब तक जो है हमारा परिवार शिक्षित नहीं होगा तब तक हम जो है जागरूक नहीं होंगे। आज की बात देखो आप, 8:30 बजे टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो है दिया था कि झंडारोहण होगा, हम लोग 9:30-10 बजे आए हैं। बड़ी शर्म की बात है। आप लोग समय का ध्यान रखो। इस कॉलोनी में बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और मैं ये कहता हूँ कि अपने को सुधारो। अगर हम ठीक रहेंगे तो पड़ोसी ठीक रहेंगे और पड़ोसी ठीक रहेंगे तो हमारा मोहल्ला ठीक होगा, देश ठीक होगा। तो मेरा आप लोगों का निवेदन यही है, अपने बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ ध्यान दो, बच्चों का ध्यान रखो। बहुत कुरीतियां समाज में हो रही है यहाँ, हर महीने कोई ना कोई पंचायत होती है, उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि भाई हम जो है झंडारोहण किया और अपने घर लड्डू खा के चले गए। आप इसको विचार करो कि इस मोहल्ले में हमारी क्या क्या कमी हो रही है, उस पर ध्यान दो। आप लोग शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों का ध्यान रखो कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं घर में। जब जो है उल्टे सीधे काम हो जाते हैं तब जो है शोर बचाते हैं हम लोग कि एक ऐसे ऐसे होगा काम। तो मेरा आप लोगों को निवेदन ये है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा पर ध्यान दो और बच्चों का ध्यान रखो हर तरह का, ताकि जो है हमारा विकास हो सके। तभी जो है यही संविधान की अच्छी जो है बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, सबसे संत शिरोमणि गुरुदास जी को नमन एवं भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव को नमन करता हूँ। साथियों, मैं वो तो भाषण तो नहीं दे सकता, थोड़ा गुनगुना लेता हूँ, मुझे शौक है थोड़ा इसका। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, ये बताया गया विद्वान ने। जननी और जन्मभूमि है स्वर्ग से ज्यादा प्यारी, करो हिफाजत भारत माँ की, लेके तेग दुधारी साथियों, लेके जननी और जन्मभूमि है स्वर्ग से ज्यादा प्यारी, करो सुरक्षित भारत माँ की, लेके तेग दुधारी साथियों, लेके तेग दुधारी। धन धन वीर जवानों तुम्हें मेरी बारंबार नमस्ते, करो सुरक्षा भारत माँ की, बनके सभी फरिश्ते साथियों, बनके सभी फरिश्ते। लड़ो लड़ाई हंसते हंसते मांग समय की भारी, करो सुरक्षा भारत माँ की, लेके तेग दुधारी प्रेमियों, लेके तेग दुधारी। बाके वीर दमकते हैं जैसे चंदा बिच गगन में, सोना भी कंचन हो जाता तब के बीच यगन में प्रेमियों, तब के बीच यगन में। तरह तरह के फूल चमन में खिल के सर की क्यारी, करो सुरक्षा भारत माँ की, लेके तेग दुधारी प्रेमियों, लेके तेग दुधारी। जननी और जन्म भूमि है स्वर्ग से ज्यादा प्यारी, करो हिफाजत भारत माँ की, लेके तेग दुधारी साथियों, लेके तेग दुधारी। सीमा पे लड़ते वीरों की करनी चाहिए सेवा, हिम्मत और हिमाती बनके शरण करो सब देवा, शरण करो सब सेवा। दान पुण्य करे तो साथियों हानि कभी ना आवे, सुबह अशुभ कर्म पूरब ले कहीं कमी ना जावे, कभी कमी ना आवे। करतार सिंह जैसी गावे सुनो सभी नर नारी, करो हिफाजत भारत माँ की, लेके तेग दुधारी साथियों, लेके तेग दुधारी।
जननी और जन्मभूमि है स्वर्ग से ज्यादा प्यारी, करो सुरक्षा भारत माँ की, लेके तेग दुधारी साथियों, लेके तेग दुधारी। आज की युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा सा बिजनेस के प्रति भी अवेयर कराऊं। देखिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो पेरेंटल बिजनेस है जो एक माता पिता से अपने बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा बिजनेस वो होता है जिसको आपको अपनी मेहनत से, अपने स्किल से डेवलप करना पड़ता है। इन दोनों में अंतर हो सकता है। दोनों में अंतर है, एक जमाया बिजनेस है, उसमें 4 आदमी पहले से काम कर रहे हैं, वो बिजनेस चलेगा, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो अपनी स्किल के आधार पर आप डेवलप करते हैं, समाज को देते हैं, वहां पे और ज्यादा आप रोजगार डेवलप कर सकते हैं समाज के लिए। तो आज की जो समस्या है रोजगार के लिए, उसमें सबसे जरूरी है कि आप बिजनेस लाइन में जाइए। बिजनेस एक छोटा सा रिस्क तो हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप समाज का कितना बड़ा भला कर जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको टेक्निकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। टेक्निकल के साथ साथ कमर्शियल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। इन दोनों के लिए आपको अपना एजुकेशन बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल है तो अपने बच्चों को सीए तक की एटलीस्ट नॉलेज कराइए, उनको पढ़ाई कराइए, आपको कमर्शियल नॉलेज हो जाएगा सारा। अगर आप टेक्निकल है, अपने बच्चों को आप ये बीटेक एमटेक तक की स्टडी कराइए। जितना हो सके उनको टेक्निकल नॉलेज देने का कोशिश कीजिए। आप डेफिनेटली इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, टेक्निकल बिजनेसमैन बन पाएंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी कृष्णा मूर्ति जी हैं जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, वो बिल्कुल जीरो पे थे, उन्होंने किया, उन्होंने अपने टेक्निकल कंप्यूटर अवेयरनेस की नॉलेज की वजह से अपने आप को लगभग 40,000 करोड़ की एक बिजनेस इंडस्ट्री बनाई उन्होंने। तो मेरा तो यही मानना है कि आप एजुकेशन लीजिए, टेक्निकल लीजिए, कमर्शियल लीजिए, चाहे आप आर्ट साइड की नॉलेज लीजिए, लेकिन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और गुरु महाराज के चरणों में शत नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सभी थोड़ा सा संविधान पर बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था और उसमें एक चीज़, एक वर्ड पे ही मैं बात करता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारे लोग कितना संगठित है, कितना संगठित है, कितना नहीं है। हर कोई आदमी आज डेविड की बात करता है कि हम कितना अपने यूनिट, जब तक हमारी एक अपनी यूनिट नहीं होगी, जब तक हम कोई संघर्ष या फिर संगठित रह ही नहीं सकते। दूसरी बात है, आज हर कोई हमारी कैटेगरी, मतलब एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, नो कि ओबीसी की। ओबीसी तो अलग ही अपना वो है, बट ये है कि अगर एससी भी अपनी एक यूनिटी बनाकर चले तो शायद हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। आज हर साल हम इसी अवसर पे कुछ न कुछ संविधान की हम बातें करते हैं कि भाई हमारा ये चीज़ होनी चाहिए, हमारा हनन हो रहा है। हर कोई आदमी, एससी के अलावा और सब जनरल कैटेगरी के लोग इनका संविधान का फायदा उठा रहे हैं। कभी कोई कुछ लेकर वो करता है, कभी कुछ करता है। हमारे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। कोई कहता है हम तो कांग्रेस में वो हो गए, चलो मैं पार्टी की भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जब हर कोई आदमी पार्टी की बात करता है, या आम आदमी में चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। कभी कोई हमारे आदमी सोचता है कि हमारा उसमें लोकसभा में हमारी बात कौन रख रहा है? क्या कांग्रेस का आदमी रख रहा है, क्या बीजेपी का रख रहा है, या फिर कोई आम आदमी का रख रहा है? नहीं, हर कोई हमें यूज कर रहा है। और जब तक यूज होते रहेंगे, जब तक हम शोषण ही हो रहा है। किसी का सिलेक्शन हो जाता है कहीं, उसे अगर बात है चलो वो मेरिट पर अगर सिलेक्शन हो गया, बट वह कैटेगरी की वजह से ऐसा ट्रांसफर, ऐसी जगह पोस्टिंग देते हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता, उसमें इंटरनल आप कुछ नहीं कर सकते। ये दिल्ली एम्स की बात है। ये मतलब कोई कई सारे डिपार्टमेंट हो गए, बट मुझे दिल्ली एम्स का पता है जो ऑल इंडिया बेसिस पे। तो हर जगह हमारा शोषण हो रहा है। शोषण होने के बावजूद भी हमारा आदमी नहीं समझ पा रहा कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप देखते हो लोकसभा में हमारी बात कौन रखता है? नहीं रखता। यहां से हमारी बात लेके जाता है, पर वहां कोई नहीं रखता। कुछ ही बहुत कम परसेंट लोग हैं जो वहां बात रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब आदमी सोचते हैं यार अगर मैंने अपनी बात या पब्लिक में बोली तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, या फिर मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या कुछ होगा।
बट जब तक हम इस तरह डाइवर्ट रहेंगे, जब तक हम अपना कुछ नहीं कर सकते, ना एजुकेशन की तरफ से आ सकते, ना कहीं की। एजुकेशन का हमारा वो आरक्षण या फिर कुछ भी मान लीजिए, हर चीज धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस ला के एससी का आरक्षण खत्म कर दिया है। जितनी सीट अगर बाई द अच्छी रैंक आ रही बच्चे की तो उसे और मेरिट पर डाल के उसमें जनरल में काउंट कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हम जब तक अपने आप में यूनिटी में नहीं रहेंगे, जब तक हम कुछ कोई वर्क नहीं कर सकते, ना ही हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस अमर कॉलोनी में रहते 80% कम से कम हमारी कैटेगरी है, उसके बावजूद भी हम कितने स्ट्रगल पे है, कितने पे नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, हमें किससे सजेशन लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। एक इन अरविंद कुमार जी ने एक अभी रिसेंटली मीटिंग रखी थी कि जिसमें सभी लोगों को इनवाइट किया था, कोई डॉक्टर है, कोई मतलब इंजीनियर है या मास्टर है, ताकि ये कि जो छोटे बच्चे स्टडी कर रहे हैं ताकि वे आगे उनसे डिस्कस करें कि हाँ भाई क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हम किस तरह से अपना। अरविंद कुमार जो चाहे कोई भी हो, मतलब ये कि एक अगर कमेटी हर कोई आदमी अगर भाई महीने में अगर इस तरह की कोई जो अगर मीटिंग अगर रखता है तो उससे क्या होता है, बच्चों का माइंड न वो होता है जिससे कि भाई उन्हें पता लगता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को यही नहीं पता हमें मुझे अपने बच्चों को कराना क्या है। 12th में आगे जब हम पूछते हैं कि यार ये बता दो मैं बच्चे को डिप्लोमा कराऊं या ग्रेजुएशन में जाऊं या क्या कराऊं, बट अगर वो चीज़ मेरी पहले ही 12th जाने से पहले ही अगर मैंने 6th में या वहीं से पहले डिसाइड कर लिया, लोग भाई हमें नहीं पता तो किसी और से डिस्कस करो। एजुकेटेड आदमी है बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एजुकेटेड है, सब कुछ है, पर हम फिर भी पीछे होते जा रहे हैं। ग्राफ हमारा बढ़ नहीं रहा, हम कहने को कहते हैं हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस माध्यम से हम अपनी कोई बात अगर रख नहीं देते और कोई अगर बात इस चीज़ को फॉलो करता है तो मैं समझूंगा कि शायद मे भी कि हमारे बच्चे, हमारा समाज आगे बढ़े। तो मैं अपने विचार ये रखूँगा। थैंक यू।